पद्म भूषण और पद्म विभूषण रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन अभी मैं जमशेदपुर में हूँ और जमशेदपुर में भी टाटा मोटर के सामने खड़ा हूँ। टाटा मोटर वो कंपनी है या वो इंडस्ट्री है जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और सबसे पहला प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किया था। 1962 में रतन टाटा जी ने इसके लिए एक सपना देखा था, जो सपना बाद में पूरे विश्व स्तर पर फैला। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, टाटा मोटर का जो बाहरी इलाका है एकांत सन्नाटा है और अंदर काम भले ही चल रहा हो, चूँकि फैक्ट्री है ये बंद नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं सुबह से ही जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। और टाटा कंपनी जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी है, ये कंपनी जमशेदपुर की आत्मा है। न सिर्फ जमशेदपुर की आत्मा है, पूरे देश की, झारखंड की आत्मा है। और कई ऐसी यादें हैं जो कि जमशेदपुर के साथ जुड़ी हुई हैं, झारखंड के साथ रतन टाटा जी की जुड़ी हुई हैं। जिस तरह की बातें रतन टाटा के आते जाते कर्मचारियों के जहन में हैं, वो जाए नहीं जा रही हैं। और रतन टाटा जी को सभी लोग बस एक ही तरीके से याद कर रहे हैं कि उनके कर कदमों पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर कम से कम व्यवसाय और जीवन, इन दोनों के सामंजस्य को बहुत बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, जमशेदपुर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे। साथ ही साथ जो हरियाणा के ऑब्जर्वर्स हैं, अजय माकन और अशोक गहलोत, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहे। और क्योंकि अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, तो वो इस बैठक का हिस्सा रहे। दरअसल कमियां क्या रही हैं और क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जिनको पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं भुना पाई, उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि ये एक दौर की बैठक है, इसके बाद अनेकों दौर की जो बैठकें हैं वो होंगी। अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई थी या फिर जो नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, उनसे रिव्यू लिया है कि आखिरकार ऐसी क्या कमियां रही हैं जिससे कांग्रेस को जो उम्मीद थी प्रदर्शन की 50 से 55 सीटें जो हर एक एग्जिट पोल में और पार्टी के सर्वे में भी आई थी, तो उसके विपरीत जो परिणाम है वो क्यों रहे हैं। अब इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पहले दौर की जो बैठक है वो पूर्ण हुई है, उसके बाद अनुमान है कि कई दौर की बैठक और होंगी और उसके बाद कोई एक ठोस कदम जो है वो पार्टी हाईकमान के द्वारा उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दुर्गा पूजा के मौके पर आम तौर पे संगठनों और राजनेताओं द्वारा पोस्टर लगाकर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी जाती रही है। यही परिपाटी रही है। पूरा पटना दुर्गा माता के पोस्टर से पटे पड़े होते हैं और सारे लोग बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। लेकिन इसी पोस्टर के बीच एक पॉलिटिकल पोस्टर किसी ने डाल दिया है। हालांकि इस पोस्टर की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है और इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, टोटी चोर चारा चोर, यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे निशाना साधा गया है। आरजेडी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें आरजेडी ने कहा है कि ऐसे कुछ उछक्के लोग इस तरह की हरकत करते हैं क्योंकि इस पोस्टर की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है कि हमारे तरफ से कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं और इस पोस्टर में भी निवेदक का नाम न होने की सूरत में इसे लावारिस पोस्टर ही कहा जाएगा। सबको पता है कि विषय क्या है और किस तरह से बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था और इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि यदि प्रूफ कर दे, अन्यथा तमाम लोगों के खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो वाद विवाद चल रहा था और ऐसी स्थिति में अज्ञात पोस्टर ने लोगों का कौतूहल बढ़ा दिया है और लोग इस पोस्टर को उस तरह के वीरों के बयानों से जोड़कर देख रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देश में जहां जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां पर बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायतें आ रही हैं और ऐसा ही माजरा कुछ जामनगर में सामने आया और इस
मामले की शिकायत स्थानीय कॉर्पोरेटर रचना नंदानिया को जब लोगों ने की तो रचना नंदानिया ने डंडा उठाया और बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई। दरअसल इनके इलाके में लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से उनके बिजली के बिल में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर रचना नंदानिया डंडा लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई और बिजली विभाग के दफ्तर के कर्मचारी तमाम सख्ते में आ गए। टेक्निकली मिस्टेक में आज હું ટાર્ગેટ બની આ ભગવાને બનાવી છે સમજી લ્યો। હું એક વાત કહું છું હંમેશા કે જેનું પતન નહીં હોય ને ત્યાં જ ભગવાન આ રણચંડીને હાજર કરે છે। આ લોકો બધા પાપીઓનું પતન છે। ગરીબ માણસોને લૂંટો છો, બિચારાઓને માણસોને જે ચોર કરે શું મળે મેડમ? અરે ચોરો કેટલા ચોરી કરે છે જાવ ને। महिला ने उग्र रूप धारण किया और उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया और पुलिस अधिकारियों के हवाले इस महिला कॉर्पोरेटर को कर दिया गया। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में तमाम सारे विभागों की योजनाएं और सुविधाओं को अब डिजिटल किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री को डिजिटल किया गया है, ऑनलाइन किया गया है। यानी घर बैठे आप अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देश विदेश में किसी भी जगह से आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की ज़रूरत अब नहीं होगी। इसके लिए संपदा 2.0 वर्जन का एक अपडेटेड वर्जन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी और इसमें तमाम सारे विभाग एक साथ जुड़े हुए होंगे। ई-KYC के जरिए सत्यापन होगा और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से अब आप कहीं भी अपनी रजिस्ट्री को बैठे हुए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें अब जो नामांतरण की सुविधा होगी वो भी तत्काल उसी के साथ हो जाएगी। इसमें तमाम सारे विभागों के साथ राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, GST, आयकर और आधार विभाग भी इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे और इसमें पेपरलेस पूरी तरह ये प्रक्रिया होगी। पारदर्शी प्रक्रिया का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये ऑनलाइन रजिस्ट्री की लॉन्च करने से पहले इसके एक पायलट प्रोजेक्ट 4 जिलों में जारी किए गए थे जो सफलतापूर्वक हुए हैं, डिंडौरी, रतलाम, गुना और हरदा में। अब उसके बाद आज से मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अब ऑनलाइन हो जाएगा और कहीं भी बैठ के आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। निक्की यादव हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की यादव के पिता ने द्वारका कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है, साथ ही उनकी बहन का भी बयान दर्ज किया गया है। निक्की यादव के पिता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते समय कहा है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत शादी कर चुके थे। इससे संबंधित शादी के प्रमाण पत्र दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान घर से मिला था। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि साहिल के फ्लैट से भी शादी के प्रमाण पत्र मिला था। उन्होंने यह भी कहा कि जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का फोन आया और उनके द्वारा कहा गया कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है, तो फिर जब इन्होंने कॉल किया तब तमाम बातों का खुलासा हो पाया। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि साहिल दूसरी शादी करने जा रहा था। जब निक्की की छोटी बहन वहां पर गई थी तो इस बात की जानकारी मिली थी। इसी को लेकर साहिल और निक्की के बीच में नोक झोंक हुई, जिसके बाद अगले दिन साहिल ने निक्की को फ्लैट से लेकर चला गया। बाद में निक्की का मोबाइल बंद पाया गया। अब कोर्ट इस मामले में नवंबर में सुनवाई करेगा, तो देखना होगा कि इस मामले में और जो बाकी बचे हुए गवाह हैं उनका बयान जो दर्ज होगा उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ सपा ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस उपचुनाव को अपने नाक की लड़ाई मान रही है। भाजपा पुरजोर प्रयास कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर वह जीत
हासिल करे। ऐसे में भाजपा अपने सहयोगी दलों को भी आगे लेकर चलने का काम कर रही है। आज वाराणसी में निषाद पार्टी के संजय निषाद पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और कहा कि 10 सीटों को जीतना हमारा लक्ष्य है। ऐसे में सभी सीटों पर कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत करें। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कटहरी विधानसभा के साथ ही मझवा विधानसभा पर हमारी दावेदारी है और भाजपा से ये पूरी उम्मीद है कि भाजपा बड़ा भाई का फर्ज निभाएगी और इन दोनों सीटों पर एक बार फिर से हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको दे के लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि संजय निषाद ने जो दावा किया है उस पर भाजपा खरा उतरती है कि नहीं। क्या भाजपा अपने सिंबल पर इन दोनों जगहों पर प्रत्याशी देती है या फिर संजय निषाद एक बार फिर से इन दोनों ही जगहों पर अपने सिंबल पर कैंडिडेट लगाते हैं। लेकिन ये तय है कि दोनों ही पार्टियां मजबूती से अपना दावेदारी पेश कर रही हैं और तैयारी तेज कर दी हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। इस वक्त हम देहरादून के सहजदारा हेलीपोर्ट पर हैं और यहाँ जिस टर्मिनल में हम खड़े हैं ये नया टर्मिनल है और इस टर्मिनल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस टर्मिनल को बनाने के लिए करीब 24 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत लगी है और आप देख सकते हैं कि जो इसकी छत है उसको पारंपरिक जो उत्तराखंड के चित्र हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही उत्तराखंड शासन का एक यहाँ पर लोगो भी आपको दिखाई देगा और ये पूरा जो भवन है इसमें करीब 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इस उद्देश्य से ये किया गया है कि हेलीपोर्ट पर, क्योंकि जो चारधाम यात्रा में केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए यात्री यहाँ से आते हैं उनको परेशानी ना हो। आमतौर पर जब पहले यहाँ पर यात्री आते थे उनको 3 शेड में रुकना पड़ता था, लेकिन अब उनको जो उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति देखने को मिलेगी और साथ ही सुख सुविधाएं भी यहाँ पर एयरपोर्ट की तरीके से मिलेगी, जिसके लिए इसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आज देहरादून से अल्मोड़ा के लिए एक हेली सेवा का भी उद्घाटन किया है। हर व्यक्ति उसमें 4,889 रुपए का किराया रखा गया है। 55 मिनट की ये हेली सेवा होगी। 55 मिनट में देहरादून से अल्मोड़ा का जो सफर है वो तय किया जा सकेगा। उम्मीद है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी रेंज को नया आईजी मिला है और आपको बता दूं कि ये नए आईजी 2006 बैच के आईपीएस मोहित गुप्ता हैं, जो पिछले दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी आमद कराया था तथा आज उनको शासन ने वाराणसी रेंज का आईजी बनाया। वाराणसी रेंज के आईजी का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर के एसपी से उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करते हुए उनको निर्देशित किया, अपने कार्यशैली के बारे में बताया। साथ ही साथ कहा कि फुट पेट्रोलिंग उनकी टीम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। शाम के समय मार्केट में, बाजारों में निकलने वाले लोगों को राहत के लिए पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आए। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इन सब बातों पे आईजी रेंज मोहित गुप्ता ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित किया। हाल फिलहाल जो त्योहार हैं, दुर्गा पूजा, रामनवमी, दशहरा, इसके प्रति विशेष सतर्कता बरती जा रही है और ये परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और अगर कोई घटना का दुस्साहस करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। बता दूं कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे तकरीबन 6 साल तक मोहित गुप्ता सीबीआई में पोस्टेड थे तथा अपने कार्यों के लिए, अपने कड़े कार्यों के लिए अपने वो जाने जाते हैं और उसके बाद ही आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वाराणसी रेंज का नया आईजी नियुक्त किया है। निश्चित ही इस प्रकार के तेज तर्रार अधिकारी को आने के बाद अपराध पे लगाम लगेगी। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में माता का दर्शन करने और पूजन करने आ रहे हैं। सभी भक्त, हम आपको दिखा दें यहाँ पर लाइन कितनी लगी हुई है। सभी भक्त माता का दर्शन करने, पूजन करने, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। हम इस समय खड़े हैं 51 शक्ति पीठों में से एक आलोक शंकरी मंदिर में,
जहाँ पर लोग यहाँ पर माता का दर्शन करने आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग माता का दर्शन करने आ रहे हैं। आलोक शंकरी मंदिर जो कि शक्तिपीठ है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिने हाथ का पंजा यहाँ पर गिरा था और कुंड में गिरा था और आलोक हो गया था। तब से इस मंदिर का नाम आलोक शंकरी मंदिर है और लोग सुबह से यहाँ पर आके अपनी माँ से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। प्रशासन की भी कई तैयारियां यहाँ पर है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लोगों पर नजर रख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। शिव की नगरी में शक्ति की पूजा की जा रही है। शक्ति की भक्ति में पूरी काशी डूबी हुई है। काशी के प्रत्येक मंदिरों में यहाँ पर माँ की भक्ति की जा रही है, शक्ति की उपासना की जा रही है। श्रद्धालु यहाँ माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं, माँ के जयकारे लगा रहे हैं और माता का रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अर्जी लगा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि नवरात्रि में माता का पूजन अर्चन करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग जो भी माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर चुनरी अर्पित की जा रही है, यहाँ पर नारियल अर्पित किया जा रहा है, अगरबत्ती चढ़ाई जा रही है। खास तौर से माता रानी को लाल रंग के फूल काफी पसंद है, इसलिए गुड़हल का फूल यानी अड़हुल का फूल अर्पित किया जा रहा है। लोग यहाँ दौरी में लेकर माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ बारी बारी से माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजन अर्चन करके अपने माँ के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हाजिरी लगा रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो काशी में नवरात्रि का जोश, उल्लास और उमंग साफ नजर आ रहा है और लोगों की भक्ति, यहाँ पर शक्ति की भक्ति साफ नजर आ रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।